नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो दृष्टि का जो बुक आती है, जो अर्धवार्षिक होती है, जिसमें हम सभी करंट इवेंट को देखते हैं, साथ ही साथ में हम जो भी घटनावार देखते हैं, किस प्रकार से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं कौन कौन सी पिछले 6 महीने में घटी हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो उसी का ये पांचवा पार्ट होगा। ठीक है, तो हमने राजनीतिक और संवैधानिक जो घटनाक्रम थे उसको देख लिया है पहले पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑलरेडी इससे पहले 4 वीडियो पढ़ा जा चुका है और ये 5वां वीडियो होगा। 5वां पार्ट हमारा होगा आर्थिक घटनाक्रम के अंतर्गत। हमने MSME आपातकालीन उपाय कार्यक्रम को देख लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमें आज पढ़ना है BIS केयर के बारे में पढ़ना है। तो BIS केयर के बारे में पढ़ना है। देखिए, IAS की तैयारी आप डेफिनेटली कर रहे हैं, UPSC का प्रिपरेशन, तो ये डेफिनेटली बहुत यूज़फुल होता है। कई बार हम क्या होता है कि किताब को लेकर पढ़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं डेफिनेटली आपके लिए सहायक होगा। अगर आपने एक बार किताब पढ़ भी ली है तो इसके लिए तो आपके लिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियरी प्लस रहेगा, क्योंकि आपने एक बार समझ लिया है। जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बेसिकली ये पर्पज़ है हमारा कि जो किताब पढ़ नहीं पाते या फिर जिनको उबन होती है, या फिर कई बार हम क्या होता है कि हम आधा पढ़ के आधा अधूरा छोड़ देते हैं, तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो इस वजह से हम इसको पूरा सेशन जो है चलाएंगे। तो BIS केयर जो है वो चर्चा में क्यों रही है, आइए एक एक पॉइंट इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का मोबाइल ऐप BIS केयर और www.manakonline.in पर EBIS, मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, आपको समझ जाना है, कि 3 पोर्टलों मानकीकरण, अनुरूपता आकलन तथा प्रशिक्षण को लॉन्च किया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग करके ISI अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI चिन्हित एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार से यह ऐप दोनों भाषाओं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में संचालित किया जा सकता है और भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की कार्यप्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानकों का कार्यान्वयन लागू करने के लिए प्रमाणन एवं निगरानी है। EBIS के कार्यान्वयन से BIS प्रवर्तन की अपनी क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है और EBIS एक एकीकृत पोर्टल है जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल किए गए हैं। बात करें इनके कार्यों को, तो इसमें पहला कार्य है कि कारखानों के लिए बाहरी एजेंसियों की सेवाओं को सूचीबद्ध करना, बाजार की निगरानी करना, मोबाइल ऐप आधारित विकास करना और AI सक्षम निगरानी विधियों को विकसित करना। साथ ही साथ वर्तमान में कोविड-19 महामारी के दौरान BIS ने कवर ऑल एंड वेंटिलेटर के लिए कोविड मानकों को भी विकसित किया है। बात करें तो N95 मास्क और सर्जिकल मास्क एवं आई प्रोटेक्टर्स के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानक जारी किए हैं और इसे ISI चिन्हित PPE वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है और देश में ISI चिन्हित N95 मास्क के लिए दैनिक उत्पादन क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख से अधिक हो गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चला कि PPE का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो BIS प्रयोगशाला आपने पढ़ा भी होगा, PPE। अगला है BIS प्रयोगशाला। पॉइंट है कि केवल 8 BIS प्रयोगशालाओं में ही नहीं बल्कि हैदराबाद, अहमदाबाद, जम्मू, भोपाल, रायपुर एवं लखनऊ जैसे कई ब्रांच ऑफिसों में पीने का पानी का स्वर्ण आभूषण की परख के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात किया जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अर्थात ई-कॉमर्स नियम 2020 सहित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के सभी प्रावधान 24 जुलाई 2020 से लागू हो गए हैं। नया अधिनियम ई-कॉमर्स से अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए और उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे एवं समय पर व प्रभावी प्रशासन के लिए तंत्र स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियमों के माध्यम से कई उपाय प्रदान करता है। बात करें तो ये नियम डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामानों एवं ई-कॉमर्स के सभी मॉडलों पर लागू होंगे, जिनमें मार्केट प्लेस यानी बाजार जैसे अमेजन एवं फ्लिपकार्ट और इन्वेंट्री मॉडल जहां ई-कॉमर्स इकाई के पास भी स्टॉक है शामिल होगा। ये नियम ई-कॉमर्स कंपनियों अर्थात मार्केट प्लेस एवं इन्वेंट्री मॉडल और ई-कॉमर्स कंपनियों के मार्केट प्लेस पर बेचने वाले के लिए कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं।
बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पिछले कुछ महीनों में जो है चर्चा में रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों रहा है। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 3 प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। ये योजनाएं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के समक्ष मौजूदा चुनौतियों को समाप्त कर देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूती प्रदान करेंगी। बात करें उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन परियोजना के तहत, तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में सभी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों को देश में विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहित करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग अर्थात ESDM के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। बेसिकली इसमें बात की गई है कि जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग जो उत्पादन होगा उसको अग्रसर बनाना है और पूरे विश्व के सामने जो है, अगर पूरे विश्व के साथ में कंपेयर किया जाए तो भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और इसको जो है विश्व में सबसे ऊपर की दृष्टि से लाने का इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में यानी उसके उत्पादन में। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल फोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है। बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रयोग होता है मोबाइल में, तो हम सभी क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ में क्या है कि निर्भर है। ठीक है, जैसे आईफोन अगर कोई कंपनी बनाती है या फिर कोई देश बनाता है तो उसका चिप जो होता है या फिर उसका जो मॉड्यूल होता है, उसकी बॉडी होती है, तो अलग अलग देशों से आयातित की जाती है। तो हमने क्या सोचा है कि हमारा जो अधिकतर व्यापार होता है वो चीन के साथ में होता है, चाइना के साथ में होता है और बाहरी देश अमेरिका के साथ में होता है। तो हम इसमें आत्मनिर्भर बने, इसके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ये योजना प्रमुखतः चलाई गई है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम दूसरे देशों पर बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में। ठीक है, तो उसको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना जो है चलाई गई है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन हेतु कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बुनियादी इकाई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन हेतु योजना SPECS देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों एवं सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण से संबंधित बाधाओं को कम करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% वित्तीय प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है। साथ ही साथ संशोधित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर योजना की बात किया जाए तो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे को लेकर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का सामना करने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने हेतु देश में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना अर्थात EMC 2.0 शुरू किया गया है। अपर्याप्त अवसंरचना के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिए EMCS स्थापित किए गए हैं, जो संस्थाओं को एक क्लस्टर के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाली अवसंरचना लॉजिस्टिक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बात करें तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाले भारतीय उद्योग में से एक है। यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया दोनों कार्यक्रमों से महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में एक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मेक इन इंडिया संबंधित या फिर डिजिटल इंडिया संबंधित कोई भी प्रश्न लिखते हैं तो उसमें आप ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ पार्ट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली भारतीय उद्योगों में से एक है, पहली बात। दूसरी बात कि यह भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया दोनों कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में से एक है। वहीं बात करें तो भारत विभिन्न देशों, व्यापार ब्लॉक्स जैसे आसियान, कोरिया और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते अर्थात फ्री ट्रेड एसोसिएशन और विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का एक हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो भारत जो है किसके साथ, आसियान, कोरिया और जापान के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एसोसिएशन पर जो है वो हस्ताक्षर करता है। यानी यहाँ पर निर्बाध रूप से जो है व्यापार को चलाया जाएगा इन देशों के साथ में। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में कई अक्षमताओं के कारण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में प्रतिस्पर्धा के स्तर का अभाव है।
जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण के समक्ष सबसे बड़ी बाधा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 2014 के 29 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान मोबाइल फ़ोन विनिर्माण की वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो विनिर्माण के क्षेत्र में देखा जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है मोबाइल फ़ोन की। जहां वित्तीय वर्ष 2014-2015 में देश के इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात 38,263 करोड़ का था, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 61,908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद में वर्ष 2012 में भारत का हिस्सा केवल 1.3% था, जबकि वर्ष 2018 में बढ़कर यह 3% तक पहुंच गया है। वहीं बात किया जाए तो भारत में ESDM क्षेत्र के लिए गए पहले टारगेट नेट जीरो, ये क्या है? तो यह मंत्रालय द्वारा 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में शुद्ध शून्य आयात की दिशा में की गई पहल है। यह 2020 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। वहीं बात करें तो संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना अर्थात MSIPS, घरेलू विनिर्माण में नुकसान की भरपाई के लिए MSIPS विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिकल जोन से बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए 25% और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्रों के लिए 20% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य मोबाइल, हैंडसेट और घटकों के विनिर्माण के क्षेत्र में घरेलू मूल्य संवर्धन में निरंतर वृद्धि करना है। वहीं बात करें तो अगला हमारा है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग तंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 की बात किया जाए तो ये क्या है? तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 तो वर्ष 2025 तक 400 अरब अमेरिकी डॉलर के कारोबार लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आर्थिक विकास के लिए ESDM की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना। वहीं अगले पॉइंट की बात किया जाए तो अगला पॉइंट हमारा है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ESDM सेक्टर के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता प्रदान करना और ऐसी मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करना जो अत्यंत हाईटेक हैं और जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक के बुनियादी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन रोबोटिक्स, एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, फोटोनिक्स, नैनो आधारित उपकरणों इत्यादि के क्षेत्र में प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। फैबलेस चिप डिजाइन उद्योग, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष बल देना। वहीं बात करें तो ESDM क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सावरेन पेटेंट फंड का निर्माण करना और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में जुड़ी पहलों को बढ़ावा देना। हमारा अगला टॉपिक है कायर जियो टेक्सटाइल। तो इसमें चर्चा में क्यों रहा है? तो भारत सरकार ने 20 अप्रैल 2020 को कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अर्थात PMGSY के तीसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा और 7 राज्यों में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग करके 1674 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने की योजना है। कायर जियो टेक्सटाइल की बात करें तो सभी वाणिज्यिक प्राकृतिक रेशों में सबसे मोटे और सबसे प्रतिरोधी फाइबर कायर नारियल के बाहरी आवरण से निकाले जाते हैं। कम अपघटन दर के कारण टिकाऊ जियो टेक्सटाइल निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। वहीं बात करें तो कायर जियो टेक्सटाइल की मदद से अवनयित भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसका उपयोग मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और मृदा अपरदन के रोकने के उद्देश्य से सिविल इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में किया जाता है।
ये सामान्य नागरिक निर्माण चुनौतियों के लिए एक लागत प्रभावी इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करते हैं और कायर जियो टेक्सटाइल एक प्रकार के पारगम्य वस्त्र है जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ तथा टूट फूट, मोड़ एवं नमी प्रतिरोधी है एवं किसी भी सूक्ष्मजीवी अर्थात माइक्रोबियल हमले से मुक्त होता है। वहीं बात करें तो वर्तमान में जियो टेक्सटाइल का सड़क, एयरफील्ड, रेल मार्ग, तटबंध, जलाशयों, नहरों, बांधों, तट संरक्षण, तटीय इंजीनियरिंग और जियो ट्यूब सहित कई सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में अनुप्रयोग किया जाता है। जियो टेक्सटाइल पारंपरिक तरीके की तुलना में कम लागत पर मृदा की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। वहीं बात करें कार उद्योग क्या होता है, तो कार उद्योग, भारत में कार उद्योग, तो बात करते हैं। देखिए, भारत में कार उद्योग के संदर्भ में केरल सबसे बड़ा राज्य है। कार उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल की उपलब्धता नारियल पर निर्भर करता है। भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्रमुख नारियल उत्पादक राज्य हैं। सरकार द्वारा कार उद्योग के विकास के लिए कायर उद्यमी योजना चलाई जा रही है और यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो 10 लाख तक की परियोजना लागत की कायर यूनिट की स्थापना के लिए 40% सरकारी सब्सिडी, 55% बैंक लोन और 5% लाभार्थी अंशदान प्रदान करती है। वहीं बात करें तो कौशल उन्नयन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए कायर विकास योजना कार्यरत है और इसमें महिला कायर योजना के अंतर्गत महिला कायर श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं को सब्सिडाइज्ड कीमतों पर मशीनें व उपकरण भी उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में कायर बोर्ड का गठन किया गया है जो पंजीकरण और लाइसेंस के माध्यम से कायर के उत्पादन का वितरण को नियंत्रित करता है। कायर बोर्ड का गठन कायर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत किया गया है। वहीं बात करें कायर जियो टेक्सटाइल के उपयोग से लाभ क्या क्या हैं, तो कायर जियो टेक्सटाइल 100% प्राकृतिक और जैव क्षरण योग्य है जो विशिष्ट आवश्यकताओं को अनुकूल है। कायर की उच्च तन्यता की विशेषता खड़ी सतहों को भारी प्रवाह और मलबे से बचाती है। इनका उच्च स्थायित्व संयंत्र और मृदा की स्थापना तथा भूमि स्थिरीकरण में सहायक है। कायर जियो टेक्सटाइल को आसानी से सतह पर स्थापित किया जा सकता है और यह मिट्टी में नमी बनाए रखकर अत्यधिक तापमान से मिट्टी और जड़ों को संरक्षित रखती है। जियो टेक्सटाइल का उपयोग ढलान प्रबंधन के लिए किया जा सकता है जिससे भूस्खलन को रोका जा सकता है। कायर में लिग्निन की मात्रा सागवान या शीशम से अधिक होती है जो इसकी मजबूती को दर्शाता है। सामग्री की जल अवशोषण क्षमता भी बहुत अधिक होती है। साथ ही बात किया जाए तो इनकी जाल रूपी संरचना मृदा एकत्रण द्वारा मृदा के कटाव को रोकने वाली चेक बांधों के रूप में कार्य करती है और नहरों और नदियों के नवीकरण, पहाड़ियों और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा आदि द्वारा पर्यावरण संरक्षण प्रणालियों के लिए टेक्सटाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बात करें तो अधिकांश संश्लेषित रेशों के विपरीत कायर गैर थर्मोप्लास्टिक है, अर्थात गर्मी होने पर भी वे नरम नहीं होते हैं। कायर शुष्क गर्मी के लिए थोड़ी संवेदनशीलता अवश्य दिखाते हैं लेकिन इससे संकुचन या फैलाव जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। कायर भारी मात्रा में वजन और रगड़ को सहन कर सकते हैं और वजन हटते ही ये बहुत तीव्रता से रिकवर भी कर सकते हैं। हिमांक से भी कम तापमान पर होने पर वे भंगुर नहीं होते हैं और इनका थर्मल रिसाइक्लिंग भी संभव है। इसके साथ ही अक्षय पुनर्नवीकरणीय व बहुमुखी होने के कारण ये बहुत उपयोगी है। वहीं बात करें कि संश्लेषित सामग्रियों से बने जियो टेक्सटाइल से हानि क्या क्या चीज़ें हैं, तो संश्लेषित सामग्रियों से बने जियो टेक्सटाइल जैव अपघटनीय नहीं होते हैं और संश्लेषित रेशो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होते हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे गैर नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वहीं बात करें तो संश्लेषित रेशों से बने जियो टेक्सटाइल को विषाक्त गैसों को वातावरण में मुक्त करने से रोकने के लिए परावैंगनिक किरणों से 100% परिरक्षण की आवश्यकता होती है। संश्लेषित रेशों का अनुप्रयोग भूमिगत जल तालिका में पानी के रिसाव को रोकता है। वहीं ये गैर आर्द्रताग्राही होते हैं जो पौधों के चारों ओर सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन करते हैं और इस प्रकार ये वनस्पति के स्वास्थ्य को हतोत्साहित करते हैं। अम्ल वर्षा और परावैंगनिक किरणों के थोड़े प्रभाव से ही ये विषाक्त रसायनों का उत्पादन करते हैं। ये ऊष्मा के गैर संवहन
माफ़ कीजिएगा, ये ऊष्मा के गैर संवाहक होने के कारण मिट्टी के तापमान में वृद्धि करते हैं, जिससे वनस्पतियों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के दौरान भी ये हानिकारक रसायनों व गैसों का उत्सर्जन करते हैं। वहीं बात करें, अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। बेसिकली इसमें अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो कार जियो टेक्सटाइल है वो मिट्टी की जो है नमी को बनाए रखता है और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। इसके अंतर्गत हमने देखा, इसके साथ साथ हमने देखा जियो टेक्सटाइल जो इससे जो हानियाँ होती हैं, क्या क्या हमने देखा कि ये जैव अपघटनीय नहीं है। पहली बात हमने ये देखा। और ये क्या होते हैं कि गैर नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि ये जो है विषाक्त गैसों को वातावरण में मुक्त करने से रोकने के लिए परावैज्ञानिक किरणों से 100% जो है परीक्षण की आवश्यकता होती है इसमें। तीसरी जो है, और अगला हमने देखा कि भूमिगत जल तालिका में जो है पानी के रिसाव को रोकता है। ठीक है, तो जो जल का रिसाव इसके कारण जो है नहीं हो पाता है, यानी जल नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। अगला हमने देखा कि वनस्पति के स्वास्थ्य को हतोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पौधे के चारों ओर जो है सूक्ष्म जलवायु का परिवर्तन करते हैं। साथ साथ हमने देखा कि ये जो है अम्ल वर्षा और परावैज्ञानिक किरणों के थोड़े से प्रभाव के कारण ही ये क्या करते हैं, विषाक्त रसायनों का जो है उत्पादन करने लगते हैं। और इसके अंतर्गत हमने और भी देखा कि वनस्पति की वृद्धि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और हमने ये भी देखा था कि ये हानिकारक रसायनों व गैसों का उत्सर्जन भी करते हैं। इस वजह से इनकी ये कमियां हैं। अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। क्या क्या है, चर्चा में क्यों है कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण? तो हाल ही में लेखा परीक्षा नियामक राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के प्रोफेसर आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार समिति अर्थात टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी TAC का गठन किया है। वहीं प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो तकनीकी सलाहकार समिति अर्थात टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी TAC, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य शामिल है, लेखांकन मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित मुद्दों पर NFRA के कार्यकारी निकाय को सहायता एवं सलाह देगी। साथ ही साथ यह समिति वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं, तैयारीकर्ताओं एवं लेखा परीक्षकों को इनपुट भी प्रदान करेगा। तकनीकी सलाहकार समिति अर्थात TAC निम्नलिखित कार्य करेगी। पहला, लेखा परीक्षा गुणवत्ता के उपायों के विकास पर सलाह देना, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त तरीकों पर सलाह देना शामिल है, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है। लेखांकन एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन से संबंधित स्वतंत्र ऑडिटर विनियमन के माध्यम से निवेशकों की सुरक्षा में NFR की भूमिका से संबंधित है। बात करें राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFR की, तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात NFRA का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के उपखंड फर्स्ट के तहत भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। वहीं इसके मुख्य कार्य की बात करें तो NFR के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, तो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लेखांकन एवं लेखा परीक्षा नीतियों तथा कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों की सिफारिश करना और लेखा मानकों एवं ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी करना एवं उन्हें लागू करना। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है पशुपालन अवसंरचना विकास कोष। तो हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों रहा है उसको देख लेते हैं। पहली बात, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष अर्थात एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अर्थात AHIDF के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो गौरतलब है कि बीते दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15,000 करोड़ के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष अर्थात AHIDF की स्थापना की बात कही गई थी। इस कोष के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में किसान उत्पादक संगठन अर्थात FPO, MSMEs, कंपनी अधिनियम के धारा 8 में शामिल कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी शामिल होंगे। साथ ही साथ उल्लेखनीय है कि पशुपालन अवसंरचना विकास कोष अर्थात AHIDF के संबंधित प्रावधान देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे। वहीं बात कर लेते हैं इसके उद्देश्यों की। तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष अर्थात AHIDF का प्रमुख उद्देश्य दूध और मांस प्रसंस्करण की क्षमता और उत्पादन विविधीकरण को बढ़ावा देना है, ताकि भारत के ग्रामीण एवं
असंगठित दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान किया जा सके। उत्पादकों को उनके उत्पाद की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करना और साथ ही साथ स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दुग्ध और मांस उपलब्ध कराना। देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकना। देश भर में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और संबंधित क्षेत्र में रोजगार सृजित करना। दुग्ध और मांस उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो उद्देश्यों के अंतर्गत हमने क्या देखा? पहली बात हमने देखा कि जो दूध और मांस के प्रसंस्करण की क्षमता को क्या करना है? बढ़ाना है, विविधीकरण को बढ़ाना है। दूसरा हमने देखा कि उत्पादों और उनके उत्पाद की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करना है। साथ ही साथ में स्थानीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस को उपलब्ध कराना है और प्रोटीन युक्त समृद्ध खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना और बच्चों में कुपोषण की बढ़ती समस्या को रोकना है। साथ ही साथ में रोजगार सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और दूध और मांस उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना इसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोष के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत सभी पात्र परियोजनाएं अनुमानित परियोजना लागत का अधिकतम 90% तक ऋण के रूप में अनुसूचित बैंकों को प्राप्त करने में सक्षम होगी, जबकि सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थिति में पात्र लाभार्थियों का योगदान 10%, मध्यम उद्यम इकाई की स्थिति में 15% और अन्य श्रेणियों में 25% हो सकती है। पशुपालन अवसंरचना विकास कोष अर्थात AHIDF के तहत 15,000 करोड़ की संपूर्ण राशि बैंकों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए वितरित की जाएगी। इसी प्रकार बात करें तो पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत मूल ऋण की राशि के लिए 2 वर्ष के लिए ऋण स्थगन अर्थात मोरेटोरियम अवधि और उसके पश्चात 6 वर्ष के लिए पुनर्भुगतान अवधि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार कुल पुनर्भुगतान अवधि 8 वर्ष की होगी, जिसमें 2 वर्ष की ऋण स्थगन अर्थात मोराटोरियम अवधि की भी शामिल की जाएगी। संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऋण के वितरण के पश्चात पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष से अधिक न हो, जिससे ऋण स्थगन मोराटोरियम अवधि भी शामिल है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से प्रबंधित 750 करोड़ के ऋण गारंटी कोष की भी स्थापना की जाएगी। इसके तहत उन स्वीकृत परियोजनाओं को ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी जो MSME की परिभाषित सीमा के अंतर्गत हैं और ऋण गारंटी की सीमा उधारकर्ता द्वारा किए गए ऋण के अधिकतम 25% तक होती है। इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक है, माफ़ कीजिएगा, अगला पॉइंट हमारा है कि पशुपालन अवसंरचना विकास कोष का महत्व क्या है। तो आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा वर्तमान में 188 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है और वर्ष 2024 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 330 मिलियन टन तक होने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ में वर्तमान में केरल 20 से 25% का दूध ही प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अंतर्गत आता है। हालांकि सरकार ने इसे 40% तक ले जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कोष के माध्यम से बुनियादी ढांचा तैयार होने के पश्चात लाखों किसानों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा और दूध के प्रसंस्करण भी अधिक होगा। इससे डेयरी उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि वर्तमान समय में नगण्य है। एवं गौरतलब है कि डेयरी क्षेत्र में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों के मानकों तक पहुँचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में चूँकि भारत में डेयरी उत्पादन का लगभग 50 से 60% अंतिम मूल्य प्रत्यक्ष रूप से किसानों को वापस मिल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले विकास की किसान की आय पर प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। ध्यातव्य है कि भारत में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से पशुओं की नस्ल सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है और आंकड़ों के अनुसार सरकार द्वारा 53.5 करोड़ पशुओं का टीकाकरण का निर्णय लिया गया है। वहीं 4 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। हालांकि अभी भी भारत प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है और इस कोष के माध्यम से विभिन्न प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ इस कोष के माध्यम से भारत के किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में मदद मिलेगी और यह 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अनुमान के अनुसार सरकार द्वारा गठित
इस कोष को इसके तहत स्वीकृत उपायों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 35 लाख लोगों के लिए आजीविका का निर्माण होगा। नोट में देखें तो मोरेटोरियम इस अवधि को कहते हैं जिसमें लिए गए कर्ज पर ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता। इस अवधि को ईएमआई हॉलिडे के रूप में भी जाना जाता है और हालांकि यह सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है, न कि ईएमआई के किस्तें कम करने का। ठीक है, तो इससे आप ईएमआई टाल सकते हैं लेकिन किस्तें कम नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है विशेष तरलता योजना, जो कि विशेष तौर पर यहाँ पे न्यूज में रही है, तो इसके बारे में देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में सरकार द्वारा स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एसपीवी के माध्यम से गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों अर्थात एचएफसीएस के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की गई है। बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। तो इस योजना को वित्तीय क्षेत्र में तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा किसी भी संभावित प्रणालीगत जोखिम से बचने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सरकार द्वारा मई 2020 में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए 3000 करोड़ की विशेष तरलता योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट लिमिटेड अर्थात एसबीआई कैप द्वारा एसएलएस ट्रस्ट नाम से स्पेशल पर्पज व्हीकल का स्थापित किया गया था। इस स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से ही गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विशेष तरलता योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बात करें स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या है, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल मात्र एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और एचएफसी से अल्पकालिक कागजों को खरीदेगा और जिसमें केवल गैर परिवर्तनीय डिबेंचर अर्थात नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडीज और वाणिज्यिक पत्र अर्थात कमर्शियल पेपर सीपी को ही खरीदा जाएगा। स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा खरीदे गए दस्तावेजों की शर्त यह होगी कि इन परिपक्वता अवधि 3 माह से अधिक न हो तथा इनकी रेटिंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड की होनी चाहिए। 30 सितंबर 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी दस्तावेज के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल पर्पज व्हीकल 30 सितंबर 2020 के बाद नई खरीद करने के लिए बंद हो जाएगा। वही एनबीएफसी और एचएफसी के लिए निर्धारित मानदंड क्या है, तो इस योजना के लाभ केवल एनबीएफसी और एचएफसी को ही मिलेगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। वहीं अगले पॉइंट की बात किया जाए तो इस योजना के माध्यम से केवल वे ही कंपनियां धन जुटाने के पात्र हैं जो निम्नलिखित व्यापक शर्तों को पूरा करती हैं। पहली शर्त क्या है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2018-19 में कंपनी किसी एक वर्ष में मुनाफे में रही हो। दूसरी, रेटिंग एजेंसी द्वारा इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग मिली हो और 31 मार्च 2021 तक गैर निष्पादित परिसंपत्ति 6% से अधिक न हो। साथ ही साथ 1 अगस्त 2018 से पिछले 1 वर्ष के दौरान किसी भी बैंक द्वारा उसके उधार के लिए SMA फर्स्ट या फिर SMA द्वितीय श्रेणी के तहत रिपोर्ट नहीं की गई हो। बात करें योजना के महत्व की, तो इसके माध्यम से एनबीएफसी और एचएफसीएस तथा म्यूचुअल फंड में चल रही तरलता की कमी को दूर किया जा सकेगा और तरलता की कमी दूर होने पर निवेशकों का बाजार की तरफ रुझान बढ़ेगा। निवेशकों, देखिए तरलता की कमी दूर होने पर निवेशकों का बाजार की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगला हमारा जो है टॉपिक है कि भारत में पेट्रोल रसायन उद्योग, इससे संबंधित हम टॉपिक में देखते हैं क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है। तो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात CIPET का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है। परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। CIPET के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखा जाए तो CIPET की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेशन की मदद से गिंडी चेन्नई में की गई थी।
वर्तमान समय में यह भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक बार देखिए, भारत में जो पेट्रो रसायन उद्योग है, तो भारत सरकार द्वारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात CIPET का नाम बदलकर केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान कर दिया गया है। परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि CIPET के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो CIPET की स्थापना वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से गिंडी, चेन्नई में किया गया था। वर्तमान समय में यह भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है और CIPET का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा एवं अनुसंधान जैसे संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान देना है। बात करें पेट्रो रसायन की, तो पेट्रो रसायन विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं और ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से व्युत्पन्न होते हैं। कच्चे तेल के आसवन द्वारा उत्पादित पेट्रो रसायन गैस नेफ्था, केरोसिन और गैस तेल पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रमुख फीड स्टॉक हैं और सेल गैस, कोयला और कोल बेड, मीथेन और पेट कोक आदि अपरंपरागत फीड स्टॉक हैं। वहीं बात करें तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त ईथेन, प्रोपेन और प्राकृतिक तरल गैस पेट्रो रसायन उद्योग में उपयोग किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण फीड स्टॉक हैं। वहीं बात करें तो पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रमुख फीड स्टॉक कौन कौन से हैं, तो नेफ्था एथिलीन, प्रोपिलीन और एरोमेटिक्स के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। देश में मौजूद मांग रिफाइनरियों के उत्पादन की तुलना में कम होने के कारण भारत जो है वो नेफ्था का निर्यातक है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैसों की बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक गैस, देखिए भारत में प्राकृतिक गैसों के भंडार सीमित हैं और देश की मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयातित LNG की आवश्यकता होती है। कोल बेड मीथेन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के कारण CBM की खोज एवं दोहन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं है। बेसिकली जो वहाँ पे दिया गया था CBM क्या होता है, तो CBM और क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसे क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, इज़ द फ्राइट वॉल्यूम ऑफ द शिपमेंट फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रेट। CBM मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द विड्थ, हाइट एंड द लेंथ टुगेदर ऑफ द शिपमेंट। ठीक है, तो वो एक भाषा में देखा जाए तो जो शिपमेंट में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होते हैं उसके मल्टीपल को ही टुगेदर उसके शिपमेंट में जो होता है उसको CBM कहते हैं, या फिर क्यूबिक मीटर, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको क्यूबिक मीटर कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है कि मेथेनॉल। तो भारत में मेथेनॉल की मांग की बड़ी मात्रा को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। भारत की 90% मेथेनॉल आवश्यकता मुख्य रूप से ईरान और सऊदी अरब से आयात के माध्यम से पूरी होती है, जहाँ मेथेनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। बात करें तो महत्व की, तो पेट्रो रसायन उद्योग आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेट्रो रसायन उद्योग में मूल्यवर्धन अन्य उद्योग क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। पेट्रो रसायन उत्पाद वस्त्र, आवास निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिकल्स आदि जीवन के लगभग हर क्षेत्रों का उपयोग सम्मिलित है। ठीक है, पेट्रो रसायन के अंतर्गत। तो हमने क्या देखा कि पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और साथ ही साथ में पेट्रो रसायन उद्योग में जो है वो मूल्यवर्धन अन्य उद्योग क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। वहीं हमने ये भी देखा कि पेट्रो रसायन उत्पाद जो है वस्त्र, आवास निर्माण, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, घरेलू सामान, कृषि, बागवानी, सिंचाई, पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आदि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोग को सम्मिलित करते हैं। साथ ही साथ में रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग संयुक्त रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है, जिसमें नमक से लेकर उपग्रह तक 80,000 से अधिक उत्पाद शामिल है। पेट्रो रसायन के अंतर्गत सभी उत्पादों को शामिल किया गया है। ये उद्योग लगभग 2 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत के लिए इसमें क्या अवसर है, इसको देख लेते हैं। तो 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने घरेलू पेट्रो रसायन उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं और विनियमन हटाने से बाजार को निवेश और विकास का निर्धारण करने की अनुमति मिली है और भारत में प्लास्टिक की मांग वर्तमान में पिछले 4 वर्षों 2013 से 2014
से 2017 से 2018 के लिए औसतन 8.9% की दर से बढ़ रही है। इसके लिए 2022-23 और 2022-23 तक 24 मिलियन टन और 2027-28 तक 35 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 50,000 से अधिक प्रसंस्करण इकाइयां हैं और प्रसंस्करण क्षमता 45.1 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने की अनुमान लगाया गया है। भारतीय पेट्रोल रसायन क्षेत्र निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण यह वैश्विक बाजारों के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है और वैश्विक मांगों में वृद्धि होने से भारत के लिए पर्याप्त अवसर है। वहीं बात करें तो शैल गैस और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में वृद्धि के साथ पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स के लिए प्रमुख फीड स्टॉक के रूप में नेफ्ता पर निर्भरता कम हो गई है। अगला हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ठीक है, जिसके आप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आते हैं तो कंपनियां क्या होती है इसी के अंतर्गत अपना रजिस्टर करवाती हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, इसी के अंतर्गत जो है सभी कंपनियां जो है अपना रजिस्टर करवाती है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने नाम सुना ही होगा। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी द्वारा गठित कार्यकारी समूह ने गैर लाभकारी संगठनों को बॉन्ड जारी करने सोशल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात एसएसई और एसएसई पर सीधे सूचीबद्ध होने की अनुमति देने की सिफारिश की है। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी के विनियामक दायरे के अंतर्गत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव दिया था। सेबी ने सितंबर 2019 में इशरत हुसैन की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक कार्यकारी समूह का गठन किया था और इस कार्यदल में सामाजिक कल्याण की दिशा में सक्रिय हितधारक, वित्त मंत्रालय और स्टॉक एक्सचेंज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। वहीं बात करें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा क्या है, तो विश्व में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा को तेज़ी से अपनाया जा रहा है और पिछले कुछ महीनों में स्कॉटलैंड, जमैका और अब भारत के सोशल स्टॉक एक्सचेंज गठित करने की पहल की गई है। वहीं सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को आधिकारिक विनिमय द्वारा सामाजिक उद्यमों में शेयर खरीदने की अनुमति देता है। पूंजी बाजार को आम जनता के और अधिक करीब ले जाने तथा समावेशी विकास तथा वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न सामाजिक कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज की अवधारणा को अपनाया गया है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल जनता भी क्या हो सकती है, भागीदारी ले सकती है, शेयर खरीद सकती है। ठीक है, जिसको आपने जानते हुए ग्रो ऐप, ठीक है, इस टाइप के जो है तमाम प्रकार के जो प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आप शेयर जो है बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, कंपनियों के। तो ये जनता को नज़दीक लाने के लिए इसके लिए ये चीज़ें लाई गई हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज तथा सामान्य मंच के रूप में कार्य करेगा जहां सामाजिक उद्यम आम जनता और निवेशकों से धन जुटा सकते हैं। यह देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमने बात किया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो है कंपनियाँ क्या होती है, कंपनियों के नाम वहाँ पे निर्दिष्ट किए रहते हैं जहाँ पे आप कंपनियों को जो है शेयर जो है खरीदते हैं। अगर वो कंपनियाँ प्रॉफिट में जाती हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वो लॉस में जाती हैं तो आपको भी लॉस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे शेयर जो है खरीद सकते हैं। तो बेसिकली बताया गया कि देश के प्रमुख 2 स्टॉक हैं, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आदि की तर्ज पर ही कार्य करेगा। हालांकि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर सामाजिक कल्याण होगा। ठीक है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो है। अब बात कर लेते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज की आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न वैश्विक निकायों द्वारा निर्धारित मानव विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगामी वर्षों में भारत को बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। यह केवल सरकारी व्यय अथवा निवेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले निजी उद्यमों को भी अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ में वर्तमान में भारत में सामाजिक उद्यम बहुत सक्रिय हैं, लेकिन निवेशकों में विश्वास की कमी के कारण उन्हें धन जुटाने में काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निवेशक अधिकृत सामाजिक उद्यमों में निवेश कर सकेंगे, जिससे निवेशकों में विश्वास उत्पन्न होगा। बुकिंग इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक संपन्न सामाजिक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन देश में कई संगठनों को अपनी ज़रूरत की पूंजी प्राप्त करने के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ता है।
भारतीय सामाजिक उद्यमों के सर्वेक्षण में 57% उद्यमों ने विकास और स्थिरता के लिए ऋण या इक्विटी तक पहुंच में कमी को एक बाधा के रूप में स्वीकार किया है। सामाजिक उद्यमों को अपनी गतिविधियों और निवेशों का विवरण पारदर्शी तरीके से आम जनता के साथ साझा करना होगा। वहीं बात करें सोशल स्टॉक एक्सचेंज के वैश्विक मॉडल की, तो कनाडा SVX अर्थात सोशल वेंचर कनेक्शियंस एक ऑनलाइन मंच है जो मान्यता प्राप्त निवेशकों को सकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव वाली कंपनियों और कोषों में निवेश करने की अनुमति देता है। खुदरा निवेशकों को भी इसमें भाग लेने की अनुमति है। साथ ही साथ में यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए तो लंदन में सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक उद्यमों और संभावित निवेशकों को जोड़ने के रूप में कार्य करता है। 2013 में लॉन्च किया गया यह एक्सचेंज केवल उन कंपनियों को अनुमति प्रदान करता है जो सामाजिक प्रभाव पर अपना स्वतंत्र मूल्यांकन पास करती है। बात करें केन्या की, तो 2011 में लॉन्च किया गया केन्या सोशल इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशकों को सामाजिक प्रभाव वाली उद्यमों से जोड़ता है। चुनौतियों की बात किया जाए तो बिना किसी कानूनी परिभाषा के सामाजिक उद्यम और सामान्य उद्यम के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। हितधारकों की सुरक्षा के लिए सरकार को सामाजिक उद्यम को कानूनी रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। कई गैर लाभकारी संगठन पंजीकरण के अभाव और संसाधनों की कमी के कारण वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखने में असमर्थ है, जिसके कारण वे प्रस्तावित प्रकटीकरण और लिस्टिंग मानकों का पालन करने में भी असमर्थ हो सकते हैं। भारत में कई सामाजिक उद्यम धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में कार्य करते हैं और कई भारतीय सामाजिक उद्यम कर प्रोत्साहन को कई भारतीय सामाजिक उद्यम जो है वो कर प्रोत्साहन और सब्सिडी के माध्यम से एक गैर लाभकारी संरचना का पालन करते हैं और इसलिए सामाजिक उपक्रमों के कराधान पर स्पष्टता लाने की आवश्यकता है। बात करें तो सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के निवेशकों के लिए निवेश पर रिटर्न निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। सामाजिक उद्यम में निवेश के मामले में निवेश पर रिटर्न सामाजिक कल्याण उद्देश्य की प्राप्ति पर आधारित होगा। वहीं सामाजिक कल्याण उद्देश्य की सफलता का निर्धारण करने के लिए कोई स्थापित मानदंड नहीं है। निवेशकों और सामाजिक उद्यमों के लिए क्राउडिंग आउट प्रभाव और मिशन ड्रिफ्ट जैसे जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं और निवेशकों और सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रणाली के भीतर उचित सुरक्षा उपाय के निर्माण करना होगा। बात करें तो क्राउडिंग आउट एवं मिशन ड्रिफ्ट क्या है, तो क्राउडिंग आउट बात कर लेते हैं। तो क्राउडिंग आउट प्रभाव एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ता व निजी क्षेत्र के निवेश को कम या समाप्त भी करता है। जब सरकारें उधार लेती हैं तो प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप वास्तविक ब्याज दरें बढ़ जाती है और निजी निवेश घट जाता है। इस घटना को ही क्राउडिंग आउट प्रभाव कहा जाता है। वहीं बात करें तो मिशन ड्रिफ्ट क्या होता है, तो मिशन ड्रिफ्ट स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई संगठन अपने मिशन वक्तव्य में उल्लेखित लक्ष्यों को दूर जाना शुरू कर देता है। कुछ मामलों में यह पूरी तरह से दुर्घटना हो सकती है जबकि अन्य मामलों में यह जानबूझकर होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि भुगतान अवसंरचना विकास कोष। तो चर्चा में क्यों है, तो देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ का भुगतान अवसंरचना विकास कोष अर्थात PIDF स्थापित किया गया है। प्रमुख बिंदुओं की बात किया जाए तो कोष में योगदान जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने 250 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ इस कोष की शुरुआत करेगा और शेष आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देश में परिचालित कार्ड नेटवर्क द्वारा वहन किया जाएगा। उद्देश्य की बात किया जाए तो टियर 3 से टियर 6 शहरों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अधिग्राहकों को पॉइंट ऑफ सेल से संबंधित अवसंरचना स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। प्रबंधन की बात किया जाए तो इस कोष को एक सलाहकार परिषद अर्थात एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से शासित किया जाएगा। हालांकि इसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वयं किया जाएगा। बात कर लेते हैं आवश्यकता एवं महत्व की। तो इस कोष के गठन का प्रमुख उद्देश्य देश भर के छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु सक्षम बनाना है और यह देश के डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। वहीं साथ ही देश में भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के विकल्पों के साथ विकसित हुआ है जिसमें बैंक खाते, मोबाइल फ़ोन और
मोबाइल फ़ोन, कार्ड इत्यादि सम्मिलित है। ऐसे में देश के भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की आवश्यकता है। देश में अधिकांश पीओएस टर्मिनल टियर फर्स्ट और टियर सेकंड शहरों में स्थित हैं और अन्य सभी शहरों तथा क्षेत्रों में इस प्रकार की अवसंरचना का अभाव है। वहीं बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक देश भर के लगभग 5.14 मिलियन सक्रिय पीओएस डिवाइस हैं और यह कोष देश के पिछड़े इलाकों में भुगतान अवसंरचना की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा और इससे दीर्घकाल में उन कंपनियों को भी लाभ प्राप्त होगा जो कि देश में डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कदम अर्थव्यवस्था को डिजिटल भुगतान के अधिक अनुकूल बनाएगा तथा नकदी में सौदा करने की आवश्यकता को कम करेगा और यह कोष आरबीआई द्वारा भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली विजन 2019-21 के नाम से जारी विजन डॉक्यूमेंट के प्रस्तावित उपायों के अनुरूप है। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा भारतीय शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विभिन्न टियर में विभाजित किया गया है। टियर फर्स्ट में 1 लाख या उससे अधिक वाली जनसंख्या के लिए, टियर सेकंड में 50,000 से 99,999, टियर थर्ड में 20,000 से 49,999, टियर फोर्थ में 10,000 से 19,999, टियर 5 में 5,000 से 9,999, टियर 6 में 5,000 से कम। ठीक है, इस प्रकार से हमारा था। अगला हम देख लेते हैं अनुबंधित कृषि क्या है। तो उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड-19 के एक सेकंड माफ़ कीजिएगा, चलिए ठीक है देख लेते हैं इसको भी। देखिए अनुबंध कृषि क्या होता है। तो उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने हेतु एक अध्यादेश लाया गया। यह अध्यादेश निवेशकों और किसानों को अनुबंध कृषि अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देता है। राज्य सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति भी बनाई जाएगी जो सरकार को अनुबंध कृषि हेतु प्रचार करने और किसानों की दक्षता में सुधार लाने के लिए सुझाव देगी। अनुबंध कृषि क्या होती है बात कर लेते हैं। तो अनुबंध कृषि उत्पादन और विपणन के माध्यम से समन्वय वृद्धि के लिए एक प्रभावी तरीका है और यह असमान पार्टियों जैसे कंपनी, सरकारी निकाय और व्यक्तिगत उद्यमी तथा किसानों के मध्य फसल पूर्व किया गया समझौता है। वहीं बात करें तो अनुबंध कृषि को संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। साथ ही साथ में अनुबंध कृषि के माध्यम से कृषि व्यवसाय तथा खाद्य प्रसंस्करण में संलग्न उद्योग सीधे किसानों से जुड़ सकते हैं और एक विस्तृत शहरी खुदरा बिक्री और प्रसंस्करण और बढ़ते व्यावसायिक निवेश अधिक मानकीकृत और उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की मांग पैदा कर रहे हैं। लेकिन अविकसित आपूर्ति श्रृंखला और छोटे जोत आकार ऐसे उत्पादों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत के अनुबंध कृषि को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो भारत में अनुबंध कृषि के संबंधित जो कानून है उसको देख लेते हैं। तो अनुबंध कृषि के उत्पादकों और प्रयोजकों के हितों की रक्षा के लिए मॉडल कृषि उपज विपणन समिति अर्थात एपीएमसी अधिनियम 2003 अनुबंध कृषि के संदर्भ में विशिष्ट प्रावधान करता है। जैसे अनुबंध कृषि के प्रायोजकों हेतु अनिवार्य पंजीकरण और विवाद निपटान तंत्र आदि। पंजाब में अनुबंध कृषि पर एक पृथक कानून भी है। साथ ही साथ बात करें तो केंद्र सरकार मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 के माध्यम से राज्य सरकारों को इस मॉडल अधिनियम के अनुरूप एक स्पष्ट अनुबंध कृषि कानून अधिनियमित करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में अनुबंध के तहत कृषि कार्य करने वाले किसानों को एक उपभोक्ता के रूप में माना है। यह अनुबंध कृषि करने वाले किसानों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण प्रदान करता है। बात करें मॉडल अनुबंध कृषि अधिनियम 2018 की, तो भारत सरकार द्वारा पहली बार किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है और यह अनुबंध में सम्मिलित दोनों पक्षों को कमजोर पक्ष मानकर किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष बल देता है। वहीं बात करें तो किसान की भूमि परिसर में कोई भी अस्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा और किसान उत्पादन संगठनों अर्थात एफपीओज किसान उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों को संगठित किया जा सके। यदि किसानों द्वारा अधिकृत किया गया तो एफपीओ और एफपीएस या एफएससी एक अनुबंध पार्टी हो सकती है। वही बात किया जाए तो अनुबंध कृषि के प्रयोजकों को भूमि के अधिकार, शीर्षक, कब्जे का हस्तांतरण या फिर विमुख करने का अधिकार नहीं होगा। गांव पंचायत स्तर पर अनुबंध कृषि और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुबंध कृषि सुविधा समूह अर्थात CFFG का प्रावधान किया गया है और विवाद निवारण का प्रावधान जहां तक संभव हो सके
विवाद निवारण का प्रावधान जहां तक संभव हो सके सबसे निचले स्तर पर किया गया है, ताकि पहुंच में आसानी के साथ साथ विवादों का निपटारा यथाशीघ्र किया जा सके। इसमें कृषि विज्ञान एवं बागवानी, पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन की सभी श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है। यह हितधारकों के मध्य अनुबंध कृषि को लोकप्रिय बनाने तथा इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर एक अनुबंध कृषि विकास एवं संवर्धन प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुबंध कृषि को राज्यों, संघ एवं शासित प्रदेशों के कृषि उत्पादन के विपणन समिति अधिनियम के दायरे में बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होगा। अगला जो हम पढ़ेंगे वो होगा कृषक उत्पादन संगठन अर्थात FPO से संबंधित पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई जरूर दूं। और वीडियो में अगर कोई खराबी हो या फिर कोई दिक्कत हो, कहीं किसी चीज़ को समझ में ना आ रहा हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद। थैंक यू सो मच।